हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होपफुली सुपर। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले 10-15 मिनट लगा के रिवाइज करेंगे चैप्टर 1। इट विल टेक मैक्सिमम 10 मिनट्स एंड वी विल रिवाइज अवर चैप्टर 1। आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर चैप्टर 1 हम लोग प्रोसीड कर जाएंगे चैप्टर 2 पे और रिवाइज करेंगे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। देन वी विल प्रोसीड फॉर 6 सिग्मा। ठीक है, तो in chapter 1 we learnt about traditional versus strategic cost management। कि ट्रेडिशनल जो होता है शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट होता है वो सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन वगैरह पे डील करता है, मेनली कॉस्ट कंट्रोल पे। वो रिस्क नहीं लेके चलता। जबकि जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है वो आपको कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे लेके जाने की बात कर रहे हैं। वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं सोच रहे। ड्राइवर एनालिसिस मतलब हमने समझा था कि देखिए दो तरीके के मेन ड्राइवर होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ड्राइवर में। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर आपका प्लांट्स मैनेजमेंट, कोई काम करने का स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी। आपने कहा कि वर्टिकल इंटीग्रेशन वगैरह, इसकी कॉस्ट किस बेस पे लग रही है। और एग्जीक्यूशनल मतलब प्रोसेस, किसी भी काम को करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जो जो भी वर्क होते हैं उनकी कॉस्ट किस बेस पे लग रही है, किस बेस पे उनकी कॉस्ट ड्राइव होती है। और हमने ये भी समझा था कि ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, यही चीजें आपको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कहाँ पे हमने समझा था यही चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 10 के अंदर। फिर हमने समझा था ऑपरेशनल एक्टिविटीज वगैरह, मतलब कैसे हम अल्टीमेट डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, कौन कौन सी डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं और उनको करने के लिए उनको करने के लिए आपको कौन कौन से कॉस्ट ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये भी हम चैप्टर 10 के अंदर सही से समझेंगे। इसके बाद आए थे हम अपने मेन उस पे, चैप्टर 1 में जो मेन था वो था, देखिए क्या था मेन, कि आपका मेन ये था कि आपकी इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी कैसे क्रिएट होती है। और हमने समझा था इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी बेसिकली दो रीजन से क्रिएट होती है कि आप कितना ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप डिफरेंशिएशन एडवांटेज उठा के मतलब बेनिफिट लीडरशिप लेके, या फिर आप कॉस्ट लीडरशिप लेके आप लेके चल सकते हैं। इसे आप कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग भी कहते हैं। इस तरीके से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा दूसरे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। इकोनॉमिक प्रॉफिट मैंने आपको समझाया था, नॉर्मल से अबव जो प्रॉफिट होता है उसको इकोनॉमिक प्रॉफिट कहते हैं। आपने कहा कि सर एक और रीजन होता है जिसपे हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट डिपेंड करता है कि हम जिस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं वो इंडस्ट्री, उसके अंदर 5 फोर्सेस होते हैं। 5 वॉटर ने फोर्सेस बताई थी जिससे हम कहते थे मार्केट की अट्रैक्टिवनेस। वो भी हमारे मार्केट की इकोनॉमिक्स को डिपेंड करेंगे, वो भी हेल्प करेंगे इस चीज। आपने कहा हाँ सर ये तो हमें याद है। अब जल्दी से देखिए 5 फोर्सेस क्या थी। मैं पूरा डिटेल में तो नहीं जा रहा, लेकिन मैं पूरी डिटेल में तो नहीं जा रहा, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इसकी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, जैसे हमारी बात हुई थी हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का जो आर्टिकल था, मैं टाइनी यूआरएल वाले लिंक पे डाल दूंगा। ठीक है, तो बहुत तेजी से देखिएगा 5 फोर्सेस कौन कौन सी होती थी। एक, जैसे हमारे बीच में कितनी राइवलरी है, जो हमारे करंट एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स है उसके बीच में कितनी राइवलरी है। दूसरी क्या होती थी कि बायर कितना, बायर से हम कितनी बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हैं। जितनी ज्यादा हम बार्गेनिंग कर सकते हैं बायर से, उतना ज्यादा हमारे को प्रॉफिट होता था। जहां हमारी बार्गेनिंग पावर फिनिश होती थी वहीं बायर का प्रॉफिट बढ़ जाता था। तो ये तो भाई सीधी सी बात है, ये गेम है कि कौन ज्यादा नेगोशिएट कर सकता है बेटर वे। सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता था। जैसे हमने बहुत डिटेल में ये सिचुएशन भी समझी थी कि अगर बायर कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब दो तीन ही बायर हैं लेकिन हमें उन्हीं को सेल करना है, तो बायर के पास पावर है, वो कहेगा कि तू किसी और को बेच ही नहीं सकता। मगर मान के चलो बायर को सारी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे बायर को सारी इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट के बारे में, तो हम उसको पागल नहीं बना सकते कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये भी है वो भी है वो भी है। क्यों, मतलब उसको सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसको एक्सेस में चीज नहीं बेच सकते क्योंकि वो तो सारी नॉलेज लेके बैठा हुआ है। आपने कहा ठीक है सर, इसी तरीके से सारे पॉइंट्स थे हमारे। ठीक है, फिर हमने डिटेल में समझा था सब्स्टिट्यूट के बारे में कि यार अगर बाय चांस सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, मैंने बताया था कंपटीशन और सब्स्टिट्यूट में अंतर होता है। सब्स्टिट्यूट एक ऐसी चीज होती है जो अभी आपका कॉम्पिटिटर नहीं है लेकिन नियर फ्यूचर में वो आपका कॉम्पिटिटर बन सकता है।
आपने कहा कि सर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लायर पावर। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है सब्स्टिट्यूट के लिए, तो ये हमें थ्रेट रहता है कि यार आज तो सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन अगर सस्ते में मिलने लग जाए, कि इसके बेनिफिट्स भी हमारी तरह होने लग जाएं, तो डेफिनेटली ये सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लायर पावर, अब देखिए हमारी इकोनॉमिक प्रॉफिट इस पे भी डिपेंड करती है कि हमारा जो सप्लायर है, जो हमारा सप्लायर है उसके पास कितनी बार्गेनिंग पावर है। जैसे अगर वो डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट रखता है, मतलब उसका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, स्पेशली हमारे लिए एक बहुत ही अलग डिफरेंट तरीके का प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो कि मार्केट में किसी और के पास अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली उसकी पावर पावर हो जाएगी, बार्गेनिंग पावर, उसके पास पावर आ जाएगी, वो ज्यादा से ज्यादा चीज चार्ज करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा, अदरवाइज हम चार्ज करेंगे। आपने कहा कि सर इसी तरीके से सारे होते थे, चाहे आप कोई सा भी ले लीजिए। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम टू सप्लायर, आप कहेंगे कि सर अगर सप्लायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, आपके क्योंकि बहुत बड़ा आप बहुत ही बड़े उसके लिए सेलर हैं, मतलब बायर हैं, उसके लिए आप बायर हैं, तो आप कहेंगे मतलब आप उसके वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा परसेंटेज रखते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको लूज नहीं करना चाहेगा, और उसी सेकंड आपकी पावर बढ़ती जाएगी नेगोशिएशन की। ठीक है ना, जब भी हम किसी से बल्क में खरीदते हैं तो हम नेगोशिएट कर लेते हैं ना आसानी से, वही चीज़ है। आपने कहा कि एंट्री बैरियर, अगर कोई इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर पा रहा, अगर हमने इस तरीके की, चाहे गवर्नमेंट की वजह से, चाहे हमारी वजह से, व्हाट एवर द रीजन में भी, अगर वो एंटर नहीं कर पा रहा, तो आप कहेंगे कि सर बिकॉज ऑफ एंट्री बैरियर, बिकॉज ऑफ एंट्री बैरियर, हम ये बहुत आसानी से बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ एंट्री बैरियर हम ये बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर वो एंट्री बैरियर नहीं है, कोई भी एंटर कर सकता है, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। आपने कहा कि सर अगर कोई भी राइवलरी, तो हमने शायद डील कर लिया नहीं किया, चलो मैं राइवलरी भी बता दे रहा हूँ। राइवलरी मतलब एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स के बीच में अगर बहुत राइवलरी है, मे बी बिकॉज उनके पास स्पेयर कैपेसिटी है, तो वो उसको यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, तो वो कम से कम प्राइस पे बेचना चाह रहे हैं, या फिर इंडस्ट्री, आप कहेंगे कि सर इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही। अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो किसी को राइवलरी होगी नहीं, क्योंकि हर कोई अपना अपना कमा रहा है, तो किसी को किसी से दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंडस्ट्री ग्रो करनी बंद हो जाए, इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन ग्रो करनी बंद हो जाए, तो आप सब अब कुत्ते बिल्ली की तरह उस इंडस्ट्री में फाइट करेंगे और राइवलरी बढ़ जाएगी, उससे भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है। अच्छा, तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हम पोजीशनिंग किस तरीके से करें। दो तरीके से पोजीशनिंग हो सकती है मेनली। आप कहेंगे कि सर पहली तरीके की पोजीशनिंग कौन सी होती है, पहली तरीके की होती है डिफरेंशिएशन, और सेकंड तरीके की क्या होती है, कॉस्ट लीडरशिप। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से दिखाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट एक अलग क्वालिटी दिखाई दे, तो हम उसके अंदर वो सारी चीजें इंक्लूड करते हैं जो एक कस्टमर वैल्यू करता है, बहुत ही जिसके लिए वो पैसे देने को रेडी है, तो उसको हम बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के हम लोग, या बहुत ही मिनिमम एक्स्ट्रा कॉस्ट के हम लोग प्रोड्यूस करना चाह रहे होते हैं। ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप में मतलब हम कहते हैं बेनिफिट तो हम वही दें जो कस्टमर को दूसरे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, लेकिन लेकिन हम क्या करें, हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी तरह रिड्यूस कर दें, जिससे ऑब्वियसली आप बहुत ही अच्छी पोजीशनिंग में हो जाएंगे, क्योंकि आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, दूसरा आपसे कॉम्पीट करने में मुश्किल पाएगा। अब आपने कहा कि सर एक बात सोचिए, इसके अंदर मतलब स्ट्रेटेजिक लॉजिक ऑफ कॉस्ट लीडरशिप में आप कह सकते हैं हमारा बेनिफिट तो सेम है, या फिर बेनिफिट थोड़ा सा कम है, और हमारी कॉस्ट ज्यादा कम हो रही है। इसी को कहते हैं बेनिफिट पैरिटी, बेनिफिट प्रॉक्सिमिटी। ऑन द कॉन्ट्ररी, बेनिफिट पैरिटी में मतलब बेनिफिट सेम है, कॉस्ट कम हो रही है, तो हम डेफिनेटली, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ गया तो हम कल को प्राइस के साथ खेल सकते हैं, प्राइस अगर हम कम करते हैं, सामने वाला नहीं कम कर पाएगा, हम जीत जाएंगे। बेनिफिट प्रॉक्सिमिटी, आप कहेंगे सर बेनिफिट थोड़ा सा कम हो रहा है, हल्का सा सबस्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट है, लेकिन मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो रही है, और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत मैटर करता है, तो ऑब्वियसली अब फिर से हम बेनिफिट्स वाली सिचुएशन में आ गए, तो कस्टमर को हम चार्ज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि कस्टमर प्राइस कॉन्शियस है, तो आप कहेंगे वो हमारे पास जल्दी से स्विच कर जाएगा। जब डिफरेंशिएशन एडवांटेज पे आते हैं, तो आप कहेंगे कि सर बेनिफिट लीडरशिप में आपके पास दो सिचुएशन होती है, कॉस्ट पैरिटी, कॉस्ट प्रॉक्सिमिटी। कॉस्ट पैरिटी के अंदर आप कहते हैं बहुत सीधी सी बात है सर, हमारी कॉस्ट सेम है, लेकिन बेनिफिट हम ज्यादा दे रहे हैं कस्टमर को, तो ऑब्वियसली वो हमें ज्यादा पैसे देने को रेडी हो जाएगा। क्रॉस प्रॉक्सिमिटी के अंदर थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन हमारा बेनिफिट ज्यादा बढ़ रहा है, तो अगेन हम उससे ज्यादा प्राइस चार्ज करके भी, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, और वो बेनिफिट को वेट करता है, उसके हिसाब से वो वे करता है, देखो उसके हिसाब से एक एक बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उस चीज के पैसे देने को रेडी हो जाएगा। आपने कहा बात बिल्कुल सही है सर।
ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसके मैंने आपको लग्जरी वॉचेस। अच्छा, आज की डेट में एक बात सोचिए, लॉजिकली सोचिए, आज की डेट में वॉच पहनना बहुत ही रेयर होता जा रहा है एक मिडिल क्लास के लिए। वॉच पहनना आज की डेट में बहुत रेयर होता जा रहा है। बट हैविंग सेड दैट, जब हम आते हैं मिडिल क्लास से उठ के किसके पास आए, अप मार्केट वालों के पास, आप कहेंगे उनके लिए वॉच बहुत ही असेंशियल है। आप कहेंगे उनके लिए वॉच बहुत ही असेंशियल है। आप कहेंगे क्यों सर? क्योंकि हम तो मोबाइल पे टाइम देख लेते हैं, वो मोबाइल पे टाइम नहीं देखते। अब सर टाइम तो घड़ी वैसे ही दिखाएगी, मोबाइल पे भी वही टाइम आएगा, लेकिन वो एक लग्जरी है। जब एक लग्जूरियस आइटम आ जाता है तो आपके लिए वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप वो फ्लॉन्ट करके पहन रहे हैं, ना कि आप उसको टाइम देखने के लिए पहन रहे हैं। और जब भी हम अप मार्केट में चल रहे होते हैं तो फ्लॉन्ट बहुत किया जाता है। अच्छा, एक बात सोच के देखिए, जब भी हम तैयार होते हैं, क्यों तैयार होते हैं? मतलब बाहर जाने के लिए, तो हम नए कपड़े पहनते हैं, डिफरेंट चीजें पहनते हैं, क्यों? बिकॉज वी वॉन्ट टू फ्लॉन्ट। तो सेम चीज है, जब भी फ्लॉन्ट का है, मतलब इस तरीके की चीज आती है, तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि सर उस समय लोगों के सेंसेस बंद हो जाते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा जितने कई जगह फ्लॉन्ट, कई जगह बेनिफिट उसको किसी और तरीके से मिल रहा होता है, तो आपके ऐसे सिचुएशन में डिफरेंशिएशन अगर आप एडवांटेज दे सकते हैं, जैसे लग्जरी एक अपने आप में वो है। आप एक बात सोचिए, आप एक कार पे गए, आप गड्ढे वाली जगह पे जा रहे हैं, बट यू आर नॉट गेटिंग अ फील ऑफ potholes. Don't you think you will feel that yes, I shall have such kind of car? And in case you have that luxury to purchase that car, you will definitely go on to purchase that particular car only, not a cheaper one, क्योंकि आप लग्जरी को के लिए पे करने को तैयार है। ठीक है, थर्ड हमने समझा था न्यू स्ट्रेटेजी, सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी या फोकस। तो आपने कहा सर इसके अंदर क्या होता है, वही चीज है, बस अंतर ये है हम सारे सेगमेंट्स ब्रॉड पे नहीं जाके हम एक नैरो फोकस रखते हैं, एक आध सेगमेंट के ऊपर दिमाग लगा रहे होते हैं। चाहे मतलब मैंने आपको बताया था, कई प्रोडक्ट्स होते हैं, कई रीजन होते हैं, कई कस्टमर होते हैं, कई सेगमेंट होते हैं। मतलब एक एक पर्टिकुलर एरिया पे ही हम ध्यान रख रहे हैं, क्यों? हम कह रहे हैं कि यार यही कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन, अगर हम एक पर्टिकुलर पे लगाएंगे तो हम डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने मेन मेन में तो यही सीखा था। फिर हमने समझा था वैल्यू चेन को। अच्छा, स्टक इन द मिडल में क्या होता है, अगर हम स्ट्रेटेजी जल्दी से स्विच करने की सोच रहे होते हैं कि यार आज डिफरेंशिएशन लगा दे रहे, कल कॉस्ट लीडरशिप लगा दे रहे, तो हम लोग बीच में फंस जाते हैं, कस्टमर भी कंफ्यूज हो जाता है। वैल्यू चेन में हमने समझा था कि देखिए दो तरीके के हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज को एनालाइज कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि आखिरकार हमारी कौन कौन सी एक्टिविटी है एक बिजनेस के अंदर। तो आपने कहा कि अपनी एक्टिविटीज को जब एनालाइज किया तो हमने पाया मेनली दो तरीके की जेनेरिक स्ट्रेटेजीज होती हैं, मतलब इसके अपार्ट भी हो सकते हैं। जेनेरिक के अंदर दो कौन सी होती हैं, प्राइमरी। प्राइमरी ऐसी एक्टिविटीज जो हम कह रहे हैं गुड्स के एग्जिस्टेंस में आने के लिए और गुड्स को सेल करने के लिए, सर्विस करने के लिए आपकी यूजफुल होती हैं। मतलब आपने जो भी मेन ऐसी एक्टिविटी मान ली, कौन सी एक्टिविटी? आपने कहा व्हाट एवर एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स, टू मार्केट देम एंड टू सर्विस देम आर प्राइमरी एक्टिविटीज। इसके अंदर हमने 5 एक्टिविटीज बोली, कौन कौन सी? इनबाउंड, इनबाउंड ऑपरेशंस, आउटबाउंड, देन आपने कहा क्या? आपने कहा आउटबाउंड के बाद मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस, लास्ट 5। ठीक है, सेकंड आपने कहा सेकेंडरी। सेकेंडरी एक्टिविटीज, सपोर्ट एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटी होती हैं? आपने कहा कि सर सपोर्ट एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो सपोर्ट कर रही होती हैं इन प्राइमरी एक्टिविटीज को। इन सपोर्ट एक्टिविटी में एक एक्टिविटी फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होती है बाकियों से। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर कॉमन होती है फॉर ऑल दी प्राइमरी एक्टिविटीज, बट रिमेनिंग 3 सपोर्ट एक्टिविटीज जो होती हैं वो किसी एक इंडिविजुअल प्राइमरी एक्टिविटी से एसोसिएट हो सकती है या फिर सबके साथ कॉमन हो सकती है। मगर जब हम बात करते हैं फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर की, चाहे वो अकाउंटिंग, लीगल, बिल्डिंग कुछ भी हो, आपने कहा कि सर वो टिपिकली क्या पाया जाता है, एक होता है जो कि सबके लिए कॉमन होता है, इसीलिए फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने ये लाइंस नहीं बनाई थी। बाकी हमें पता है बाकी सपोर्ट एक्टिविटीज कौन सी हैं। ह्यूमन रिसोर्स, आप
एम्प्लॉय वगैरह हायर कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर प्राइमरी एक्टिविटी के लिए, प्रोक्योरमेंट, गुड्स खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो आपने का स्पेयर पार्ट्स खरीद रहे हैं, वो सब प्रोक्योरमेंट में होता है। फिर हमने समझा कि यार देखो ये हमने एक्टिविटीज क्यों समझी थी, हम देख रहे थे कि देखो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी बिजनेस कर रही है, हमारे कॉम्पिटिटर की ऑर्गेनाइजेशन भी बिजनेस कर रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन वही प्रोड्यूस कर रही है, हमारा कॉम्पिटिटर भी वो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन दोनों की प्रोसेस में थोड़ा सा अंतर है, दोनों जो एक्टिविटीज फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा अंतर है। हम बस अब ये सोचेंगे कि जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं क्या वो वैल्यू जनरेट कर रही है या नहीं कस्टमर की आइज में। अगर वो वैल्यू जनरेट कर रही है तो हम उसको वैल्यू एडेड एक्टिविटी कहेंगे, अगर वो नहीं कर रही तो वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। और हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है कि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को हम एलिमिनेट करते जाएं। हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है हम नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को एलिमिनेट करते चले जाएं। अब आपने कहा कि सर इसके साथ साथ पता है हमें क्या देखना पड़ता है, हमारी एक एक्टिविटी और होती है कोर एक्टिविटी। अच्छा आपने कहा कि सर कोर एक्टिविटीज कौन सी होती है, कोर कॉम्पिटेंसीज के बेस पे बनती हैं। हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं, आपने कहा कोर कॉम्पिटेंसीज हमारी स्ट्रेंथ होती हैं, ऐसी स्ट्रेंथ जो कि हमारे को, ऐसी स्ट्रेंथ जो कि हमसे कोई छीन नहीं सकता, जो कि हमारे इनबिल्ट है, जिसके जिसके बेस पे हमारा एग्जिस्टेंस है, जो ऐसी एक्टिविटी हैं जो कि कोर प्रोडक्ट बनाती हैं। कोर प्रोडक्ट से एंड प्रोडक्ट बनते हैं। अब जरूरी नहीं हम एंड प्रोडक्ट में खुद लगे पड़े हों। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स लिए थे, मैंने आपको पढ़वाया भी था पूरा कोर कॉम्पिटेंसी का आर्टिकल, कि देखो कैनन क्या करता है, कैनन कैनन अपना फाइनल एंड प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं, एंड प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा मशहूर नहीं है, कैसियो बहुत ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है। होंडा बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, एक दो चीजों को छोड़ दो, कार वगैरह, इन लोगों के पास एक कैपेबिलिटी है, होंडा के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो बहुत अच्छा इंजन बना सकती है, कैसियो बहुत अच्छा डिस्प्ले बना सकती है, कैनन बहुत अच्छा प्रिंटर के कंपोनेंट्स बना सकती है। और हम जानते हैं कि वो कंपोनेंट जो कि उनके कोर प्रोडक्ट है, कोर प्रोडक्ट का मतलब मेन ऐसे प्रोडक्ट जिनके बेस पे जैसे आप अगर साइकिल चलाते हैं, शिमानू के आप गियर कहेंगे, मतलब आप कहेंगे अगर अच्छे गियर हैं शिमानू वगैरह के तभी मैं साइकिल खरीदूंगा, नहीं तो मेरे लिए वर्थ ही नहीं है, कल कुछ साइकिल खराब होती रहेगी। आप खुद कहते हैं कि यार ये कंपोनेंट होना चाहिए इसके अंदर, या आप उस कंपोनेंट की वजह से उस प्रोडक्ट के अंदर आपकी जान आ रही है, तो वो प्रोडक्ट कोर प्रोडक्ट बन जाता है, और वो कोर प्रोडक्ट बनाना ही आपकी स्ट्रेंथ है। और वो स्ट्रेंथ क्या है, आप कहेंगे कि हम इस तरीके के कोर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ये हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है। ये हमने बहुत डिटेल में समझा था कि देखो मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ कोर कॉम्पिटेंसी का। जैसे हम कैनन के प्रिंटर पे थे, तो आपने कहा लेजर प्रिंटर्स मार्केट में कैनन से ज्यादा ब्रदर और एचपी वगैरह के बिक रहे हैं। एचपी कुछ भी हो आपका, हर कंपनी के बिक रहे हैं, कैनन के कम बिक रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सर फिर हम कैनन का आप कैसे कह सकते हो कि मार्केट लीडर है। कैनन एक्चुअली जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उसके कंपोनेंट, मतलब एंड प्रोडक्ट क्या है, प्रिंटर्स, उसके कंपोनेंट, चाहे वो चिपसेट हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो कार्ट्रेज हो, कुछ भी हो, वो कैनन प्रोड्यूस कर रहा है। उसकी कैपेबिलिटी आप कहोगे कोर प्रोडक्ट्स वो हैं, मतलब एचपी भी उन्हीं से खरीद के अपने यहाँ लगा रहा है। तो आप कहोगे कि सर एचपी भी मजबूर है कि बाहर बाहर किसी और से नहीं खरीद सकता। एप्पल का मैंने एग्जांपल दिया था, एप्पल मजबूर है कि सेमीकंडक्टर वगैरह वो कहां से खरीद रहा है, चिपसेट वगैरह वो सैमसंग से खरीद रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि सैमसंग अपने मोबाइल बेच रहा है, एप्पल अपने मोबाइल बेच रहा है, लेकिन एप्पल अपने सेमीकंडक्टर अपने चिपसेट वगैरह कहां से खरीद रहा है, सैमसंग से। और सैमसंग की कोर कॉम्पिटेंसी कभी भी मोबाइल बना के बेचना नहीं है, कोर प्रोडक्ट मोबाइल नहीं है उसका, उसका कोर प्रोडक्ट है चिपसेट वगैरह। तो वो कह रहा है कोर प्रोडक्ट्स के बेस पे मैं उस चिपसेट से 50 चीज बनवा देता हूं, इट्स नॉट जस्ट मोबाइल, वो चिपसेट हर जगह लग जाते हैं, वो मशीन्स में लग जाते हैं, कंप्यूटर में लग जाते हैं, हर चीज में लग जाते हैं। तो आपने कहा अच्छा सर उसकी कोर कॉम्पिटेंसी, इसका मतलब है कि इनोवेशन करके जो चीजें, जो चिपसेट्स वगैरह जो रिक्वायरमेंट फ्यूचर की नीड की हैं, वो खुद सोच लेता है, और उससे वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो कि कोर प्रोडक्ट कहलाता है, जो कि अल्टीमेट फाइनल प्रोडक्ट के अंदर इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसके बगैर फाइनल प्रोडक्ट की वर्थ खत्म हो जाती है। तो आपने कहा कि सर हम इस कोर कॉम्पिटेंसी को क्या कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उससे एक बिजनेस, मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन क्या रीजन ही वो है। तो हमसे कहता है बिजनेस यूनिट्स पे ध्यान मत दो कि यार एंड प्रोडक्ट को के अंदर ये प्रॉफिट आना चाहिए कि वो प्रॉफिट आना चाहिए, आप कि एंड प्रोडक्ट की सेल बढ़ाओ कि ये करो, आप कोर कॉम्पिटेंसी पे दिमाग लगाओ कि यार कोर कॉम्पिटेंसी कैसे इंप्रूव करें। जैसे ही कोर कॉम्पिटेंसी इंप्रूव करेगी, कस्टमर के लिए वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, और वो आपको उस चीज के पैसे देने को रेडी हो जाएगा। तो आइडिया वाज दिस। तो आपने कहा कि सर हमें ये याद रखना है जो भी हमारी कोर एक्टिविटीज हैं,
जो भी हमारी कोर एक्टिविटीज हैं, आप अगर वो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज भी हैं तो हम खुद ही मेंटेन करके चलेंगे। अगर वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं और नॉन कोर एक्टिविटीज हैं तो उन एक्टिविटीज को हटा देंगे कि कोई फायदा नहीं, उन्हें आप हटा ही देंगे, वो वैल्यू भी नहीं दे रही कस्टमर की आईज में और हमारे लिए भी कोर नहीं है। लेकिन अगर वो मान के चलिए एक्टिविटी वैल्यू तो दे रही है लेकिन हमारे लिए कोर नहीं है, तो हम सिर्फ कोर एक्टिविटीज पे ही फोकस करते हैं, इसलिए वो उन कामों को हम आउटसोर्स कर देंगे। रिमेनिंग अगर कोई चीज कोर है, जो हमारे लिए कोर है लेकिन कस्टमर के लिए आज वो वैल्यू नहीं दे रही, फ्यूचर में वैल्यू देगी ऑब्वियसली, तो अभी के लिए हम उसको मिनिमाइज कर देते हैं, छोड़ते नहीं है, क्योंकि वही हमारी स्ट्रेंथ है, उसके बगैर हमारी कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। फिर आपने कहा कि सर इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस मतलब हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं सारी, अपनी सारे कॉस्ट ड्राइवर्स वगैरह लगा के, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि कॉम्पिटिटर की क्या कॉस्ट है, हमारी क्या कॉस्ट है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तभी तो आएगी। इंटरनल डिफरेंशिएशन एडवांटेज में हम सोचते हैं कि हम कैसे डिफरेंशिएशन क्रिएट करें, क्या टेस्ट के हिसाब से क्रिएट करें, ब्रांड के हिसाब से, गुडविल के हिसाब से, किसके हिसाब से हम डिफरेंशिएशन क्रिएट करें, कैसे कस्टमर को डिफरेंशिएशन दिखाई देगा। और वर्टिकल लिंकेज मतलब सिर्फ आपको वैल्यू चेन अपने अंदर नहीं सोचनी, आपको पूरी वर्टिकल इंटीग्रेशन करनी है। वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं करनी, रहता वर्टिकली सोचना है। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब तो होता है कि हमने बायर का भी काम छीन लिया और सप्लायर का भी। हम यहाँ पे सिर्फ सप्लायर सप्लायर ऊपर होता है, बायर नीचे होता है। सप्लायर को अपस्ट्रीम कहते हैं, बायर को डाउनस्ट्रीम कहते हैं। आपने कहा कि सर वर्टिकली हम सोच रहे हैं बायर के भी जो भी एक्टिविटीज हैं वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज एलिमिनेट हो जाएं, वो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज पे वर्क करे। ऐसे ही बायर भी ऐसे ही करे, ठीक है। इससे हमारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली सेल भी बढ़ जाएगी हमारी। इसके बाद हमने मिशन विजन वगैरह के बारे में समझा था। मैंने आपको बताया था, हम लोग अच्छे से जानते थे विजन मतलब लॉन्ग टर्म, हमारा जो सोच है लॉन्ग टर्म, जो भी हम सोच रहे हैं कि हम ये बनेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे अपने लॉन्ग टर्म में। मिशन एक शॉर्ट टर्म विजन होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इस तरीके से स्टेटमेंट क्राफ्ट करते हैं जिससे हमारी पूरी टीम मोटिवेट हो, एक हमारी सोच को फॉलो करने के लिए। तो और सामने वाले कस्टमर को भी समझ में आए कि हम काम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं और क्या हमारे हम उसके लिए बेस्ट हैं या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस, ये नहीं ब्रॉडर पे, बिल्कुल नैरो करके फोकस्ड वे में कि हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है। उसके बाद हम सोचते हैं क्या हम जो डिलीवर करना चाहिए अपने टारगेट ऑडियंस को, क्या सॉल्यूशन हम डिलीवर कर रहे हैं, उससे कस्टमर का क्या बेनिफिट होगा। और थर्ड, हाउ ही मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है उससे क्या उसको इम्प्रूवमेंट क्या होगा, ताकि कस्टमर को फील है कि अच्छा ये सॉल्यूशन। देखो पहली चीज हमने सोची कि हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, ये हमारा टारगेट ऑडियंस है, सारे नहीं सिर्फ ये, मान के चलिए सिर्फ बच्चे हमारा टारगेट ऑडियंस है। फिर हमने कहा कि यार अच्छा, हम उनको क्या डिलीवर कर रहे हैं, क्या स्पेशल डिलीवर कर रहे हैं, एक स्पेशल टाइप की टॉफी है जिससे वो खुद। अच्छा, और थर्ड आउटकम, उससे क्या होगा, उससे उनकी लाइफ कैसे बेटर होगी, आप कहोगे उस स्पेशल टॉफी को खाने के बाद वो पूरे दिन खुश रहेंगे। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो आप कहेंगे कि सर हमारी मिशन स्टेटमेंट में एकदम क्लीन लिखा होना चाहिए ताकि सामने वाले को बात एकदम क्लियर समझ में आए कि हम चाह क्या रहे हैं, ठीक है। केपीआई का मीनिंग मैंने आपको समझाया था, केपीआई कुछ नहीं होता, जो गोल्स हम सेट करते हैं अपने मिशन को रीच करने के लिए, वो गोल्स को हम मॉनिटर करने के लिए, कि जैसे मैंने एक सोशल मीडिया एग्जांपल से समझाया था कि हम ये सोच रहे हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस, हमारी वेबसाइट की रीच बढ़ेगी। अब वेबसाइट की रीच चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, कि क्या हमारे कस्टमर आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, मतलब बाउंस रेट बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी छोड़ जाते हैं। ऐसी चीजें कि कस्टमर मतलब हमें समझ में आए कि हम अल्टीमेटली वो जो गोल था वो रीच कर पा रहे हैं या नहीं, उसको एनालाइज करने के लिए जो मैट्रिक्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उनको कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। फिर हमने समझा था वैल्यू शॉप मॉडल। आपने कहा कि सर वैल्यू शॉप मॉडल क्या होता है, वैल्यू शॉप मॉडल को सर्विस वैल्यू मॉडल भी कहते हैं। इसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है वैल्यू चेन एनालिसिस के जैसा, एक्सेप्ट दैट देखिए हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज डिफर हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मान के चलते हैं सर्विस सेक्टर पे लग रहा है, और ऑल्दो जो वैल्यू चेन एनालिसिस है हम प्रेफर कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे लगाने की, ऑल्दो वो भी सर्विस सेक्टर पे लग सकता है। तो आपने कहा कि सर जो हमारी सपोर्ट एक्टिविटीज हैं वो तो सेम रहती हैं, लेकिन प्राइमरी एक्टिविटीज में क्योंकि यहाँ पे अब मैन्युफैक्चर नहीं है, तो आप क्या कहते हैं, प्रॉब्लम क्या है ये समझें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें, फिर हम इसमें क्या करें, चूज करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई सारे ऑल्टरनेटिव रखें, फिर चूज करें कि कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है, इंप्लीमेंट करें उस ऑल्टरनेटिव को, और फिर मॉनिटर करें कि क्या हमारे जो हमने सॉल्यूशन ऑफर किया था
वो कस्टमर के लिए बेनिफिशियल रहा है या नहीं। मैंने डेंटिस्ट का एग्जांपल लिया था कि डेंटिस्ट के पास गए, उसने देखा आपके दांत में कैविटी है, उसने सोचा ये पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, उसने उसमें से एक सॉल्यूशन लगाया, उसके बाद उसने इंप्लीमेंट किया, मतलब उसने चूज किया, उसके बाद इंप्लीमेंट किया, और फिर उसने कहा कि एक हफ्ते बाद आके मुझे दिखाना, कम बैक आफ्टर 1 वीक, सो दैट आई कैन एनालाइज कि आपके दांत के अंदर इंप्रूवमेंट है या नहीं, और अगर नहीं है देन आई विल गिव यू एन ऑल्टरनेट सॉल्यूशन। तो ये हमारा चैप्टर 1 का रिवीजन था।